तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रिक्स वर्ल्ड पे। मैं हूं अनिकेत राज और आज की इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझने वाले हैं और बहुत डीप में समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे और आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक। सबसे पहले देखिए, समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इसमें ये जानते हैं कि इसका परिचय, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय और कांस्य युगीन यानी कि ब्रॉन्ज एज और आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता है। तो ये भारत उपद्वीप का सबसे पहला क्या है, तो प्रथम नगरीय सभ्यता है। कांस्य युगीन है। कांस्य युगीन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ इस समय कांसा का यूज होता था। और आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसका जो स्क्रिप्ट है वो लिखित तो मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका, तो इसी को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। ठीक है। नामकरण के हिसाब से देखें तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई थी और सबसे पहला नगर जो मिला था वो हड़प्पा ही मिला था। इसीलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया है हड़प्पा सभ्यता और सबसे मान्य नाम है यही हड़प्पा सभ्यता है। इंडियन वैली सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा मान्य नहीं है जितना कि हड़प्पा सभ्यता मान्य है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा सभ्यता है और सिंधु घाटी के ही किनारे नहीं मिली है और अदर्स नदियां के किनारे भी मिली है। ठीक है, जैसे कि भोगवा हो गया, ये सब नदी है ना। और इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी और सरस्वती नदी के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। जहां भी कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश स्थल सिंधु और सूखी हुई यानी कि घग्गर, जिसको हखरा प्राचीन सरस्वती नदी जो हो गई, नदी तंत्र के बीच स्थित है। इसको घग्गर यानी कि हखरा कहते हैं और प्राचीन में इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। विशेषताओं को देख लेते हैं तो यहाँ पे सुगठित नगर नियोजन आपको मिल जाता था। उन्नत जल निकास प्रणाली थी। मापतौल की मानकृत प्रणाली हुआ करती थी। लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक, इसीलिए तो इसको आद्य ऐतिहासिक काल कह रहे हैं। कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिल्पकला का विकास यहाँ पे बहुत चरम पे था। कालक्रम के बारे में देख लेते हैं तो रेडियो कार्बन यानी कि C14 डेटिंग के अनुसार सर्वप्रथम सर्वमान्य काल जो माना गया है वो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व, जो कि परिपक्व चरण माना गया है। लेकिन अगर इसका हम प्रारंभिक काल की बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो माना जाता है कि 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। आरंभिक कृषि ग्राम से नगर की ओर यहाँ पे विकास होता है। परिपक्व अवस्था जो माना जाता है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व को माना जाता है। यहाँ पे नगरीय जीवन का उत्कर्ष, कला, व्यापार, लेखन, निर्माण आदि का विकास होता है। और उत्तर हड़प्पा में देखेंगे कि इसको 1900 से 1300 ईसा पूर्व मानता है और यहाँ पे नगरों का पतन होता है, जनसंख्या में कमी आती है, ग्रामीण जीवन की ओर वापसी। नोट यहाँ पे देखते हैं कि यह तिथियां अनुमानित है और विभिन्न स्थलों पर थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, प्रमुख स्थल अगर इसके देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हूदड़ो हो गया, बनमाली, राखीगढ़ी, रोपड़, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, ये सब इसके प्रमुख नगर थे। ठीक है, एक हो गया मांदा, ये सब। और बाकी से यहाँ पे आ गया आपका सिंधु नदी, ये हो गया घग्गर यानी कि प्राचीन सरस्वती नदी हो गई। तो इसका अगर हम मुख्य विशेषताओं को देखें तो योजनाबद्ध नगर था, पक्का ईंट का उपयोग किया गया था सबसे पहले बार, जल निकासी का उत्तम व्यवस्था था, मेसोपोटामिया तक व्यापार फैला हुआ था। यहाँ मनके बनते थे, मोहरे, मनके, आभूषण, धातु कर्म ये सब बनते थे। मुद्राएं सील खड़ी की थी। लिखावट भी यहाँ थी, मतलब कि लिपि भी थी लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। मन के आभूषण औजार सब बनती थी। कांस्य की मूर्तियां बनी थी जो कि नर्तकी की मूर्ति थी। अब पुजारी का भी मूर्ति था, ये देख सकते हो, ये मूर्ति, ये देखने में थोड़ा थोड़ा नरेंद्र मोदी जैसे लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये मंगोलियाई पुरोहित की मूर्ति है जो उस समय खुदाई के दौरान मिली थी। अब सबसे पहले समझते हैं कि भौगोलिक विस्तार।
सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी? तो सबसे पहले देखें कि उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में दाइमाबाद तक फैली हुई थी। मांडा कहाँ है? तो आज के जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है। और दैमाबाद कहाँ है? तो ये आपको महाराष्ट्र में पड़ जाएगा, यानी प्रवरा नदी यानी कि गोदावरी नदी के किनारे आपको पड़ जाएगा। ये देख सकते हो नदी गुजर रही है। ठीक है। पूर्व में आपको पड़ जाएगा आलमगीरपुर और पश्चिम में आपको क्या पड़ जाएगा? तो सुत कांगेदोर पड़ जाएगा। सुत कांगेदोर आज के बलूचिस्तान यानी कि में पड़ता है, जो कि और आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, मेरठ का इलाका पड़ जाता है। ठीक है। और ये हिंडन नदी के किनारे है। कौन सा नदी? हिंडन नदी के किनारे है। ये आपका क्या हो जाता है कि भौगोलिक विस्तार यहाँ पे देख ली, यहाँ पे लिख दिया गया है, वैसे यहाँ पे मैप के माध्यम से बता दिया गया है। अब समझते हैं नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं क्या थी, नगर नियोजन कैसी होती थी इस समय काल में। तो उसको जरा सा अच्छे समझ लेते हैं। सबसे पहले जो शहरें होती थी वो ग्रिड सिस्टम पे होती थी, यानी कि ग्रिड प्रणाली पे बनाई जाती थी। ग्रिड सिस्टम क्या होता है? तो सड़कें जो होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। सड़कें क्या होती थी? एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। ठीक है। जिससे नगर चौकोर खंडों में बट जाता था, एकदम चौकोर। ठीक है। मतलब कि ऐसे ऐसे कट जाता था, ऐसे एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटा जाता था। अब समझते हैं, इसमें देखते हैं कि दोहरी विभाजन क्या होता था। तो इसमें दो प्रकार के नगर विभाजन हुए थे। जैसे कि सबसे एक होती थी पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग कहा गया है, और एक होती थी पूर्वी टीला जिसको निचला शहर कहा गया। तो यह ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिमी टीला थी जिसको दुर्ग कहा गया, वो ऊंचाई पर बना था और माना जाता है कि ऊंचाई पे है तो ये शासक वर्ग या संभ्रांत यानी कि अच्छे खासे अमीर लोग यहाँ पे रहते होंगे कि ऊंचा वाला जगह पे बना था और यह किले बंद होता था। लेकिन यही अगर हम पूर्वी टीला की बात करें, इसको निचला शहर, इसको ऊपरी गढ़ी और निचली गढ़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यहाँ क्या था? तो सामंत सामान्य नागरिक यहाँ निवास करते थे, जैसे कि व्यापारी, शिल्पकार, ये सब रहा करते थे निचली गढ़ी में, ऐसा मानते हैं। अब यहाँ पे आता है कि एक धौलावीरा नगर का विभाजन देख लेंगे, अपवाद में है। यहाँ पे क्या मिलता है? तो आपको तीन प्रकार के नगर नियोजन मिलेंगे। एक दुर्ग होता था, मध्य नगर होता था और निचला नगर होता था। जल निकास प्रणाली की बात करते हैं तो इसमें आता है कि समकालीन विश्व में सबसे उत्कृष्ट यहाँ पे जल निकासी प्रणाली थी, माने कि ड्रेनेज सिस्टम हुआ करती थी। हर एक घर से एक नाली जुड़ा होता था, जो कि घरों का गंदा पानी जो होता था, वेस्टेज जो होता था, इन नालियों में निकलता था। और ये नाली जो होता था उस शहर के बाहर जाके खुलता था, बड़ा सा एक नाला होता था, वहां जाके ये जो घर से निकली हुई नाली का पानी होता था वहां जाके गिरता था। ऐसा यहाँ पर का ड्रेनेज सिस्टम था जो कि शहर को साफ सुथरा रखता था, गंदा नहीं होने देता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं घर का गंदा पानी सड़क की मुख्य ढकी नलियों में जाकर गिरता था और नलियों को साफ करने के लिए मैनहोल यानी कि सफाई मौके बने थे, जैसे कि आजकल के आधुनिक शहरों में होता है, होल होता है नालियों की सफाई करने के लिए। यहाँ पर सेकंड बात देख लेते हैं, फोर्थ बात, कि भवन निर्माण में सामग्री क्या क्या होती थी। देख सकते हैं कि घरों के निर्माण में मुख्य रूप से पक्की ईंट, जो पक्की ईंट रहती थी उसका उपयोग होता था। और इसका अगर अनुपात देख ले, मैंने डायमेंशन देख ले, तो 4:2:1 के अनुपात में होता था। मतलब कि मोटाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये। और घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पे ना खुल के पीछे में खुलता था, समझ रहे हैं? गलियों में खुलते थे, पीछे गलियों में खुलते थे, मेन सड़क पे नहीं खुलते थे। अपवाद इसमें एक है कि लोथल में कुछ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पे खुलते थे। ठीक है। लोथल में ऐसा नहीं होता था। जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर हुआ करता था उसका दरवाजा जो सड़क की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलता था, गलियों में। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहां का घर मुख्य सड़क की ओर ही दरवाजा खुलता था। ठीक है।
यहाँ पे व्यवस्थित नगर नियोजन आपको देखने को मिल जाएगा। स्वच्छता पर ध्यान दिया गया था। उन्नत इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण आपको देखने को मिल जाता है। और वो कहाँ मिलता है, जैसे ग्रिड पद्धति आप देख लिए हैं, दोहरी विभाजन देख लिए हैं नगरों का, उन्नत जल निकास प्रणाली देख लिए हैं, और मनका और ईंट ये देख सकते हो कि 4:2:1 में बनाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि प्रमुख स्थल और वहां से प्राप्त साक्ष्य। ये बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा गया है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो समझेंगे इसको। सबसे पहले देखते हैं राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, तो आज के हरियाणा में पड़ता है, जो कि घग्गर नदी के किनारे पड़ती है। सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, जो कि हालिया शोधों के अनुसार बताया गया है कि राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा स्थल खोजा गया है। यहाँ पे आपको अन्नागार मिल जाता है बड़ा सा, प्रेमी युगल का कंकाल मिल जाता है, जिससे लगता है कि दो युगल को, यानी कि दो दंपति को, कपल्स को एक साथ दफनाया गया है। सोने की ढलाई की भट्टी आपको यहाँ पे मिल जाता है राखी गढ़ी में। गुजरात के कच्छ में देख लेते हैं, जैसे कि धौलावीरा उस समय का नाम था। यहाँ लूनी नदी यानी कि मनहर नदी के किनारे पड़ता है। और यूनेस्को विश्व धरोहर यानी 40वां, जो कि है 14 नंबर पे, यहाँ पे आपको मिल जाता है बांध, उत्कृष्ट जल प्रणाली प्रबंधन मिल जाता है, यानी कि जलाशय आपको मिल जाएगा, वाटर रिजर्वोयर, स्टेडियम मिल जाएगा, 10 चिन्हों वाला साइन बोर्ड आपको मिल जाता है यहाँ। कहाँ, तो धौलावीरा में। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात, गुजरात के मेनली कच्छ में है। स्टेडियम मिल जाता है, और 10 चिन्हों वाला एक साइन बोर्ड मिल जाता है, जैसे कि अभी साइन बोर्ड लगाया जाता है। अब एक शहर आता है लोथल। लोथल आज ही गुजरात में ही पड़ता है और भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ पे आपको गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड मिल जाता है। यहीं से आपको चावल का साक्ष्य मिल जाता है, और यहीं पे आपको फारस का मुहर मिलता है। फारस कहने का मतलब ये है कि मेसोपोटामिया, ये सब का मुहर मिल जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, तो शतरंज का खेल मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि विश्व में सबसे पहला बार शतरंज का खेल जो है भारत से ही निकला है। और यहाँ पे जुड़वा जो है दफन मिला है, जुड़वा दफन, यानी कि दो व्यक्तियों को एक साथ दफनाया हुआ। कालीबंगन जो मिल जाता है आपको राजस्थान में, जो घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे अलंकृत ईंट मिलता है और बेलनाकार मुहर मिलता है। यहाँ से कहाँ से, तो घग्गर नदी के किनारे, जो कि राजस्थान में पड़ता है। उस जगह का नाम था कालीबंगन। एक आता है बनमाली। बनमाली भी हरियाणा में पाई जाती है, रंगोई नदी के किनारे। यहाँ से क्या मिलता है, तो मिट्टी का हल मिलता है, यानी कि मिट्टी का बना हुआ हल, लेकिन वो खिलौना रहता है। अच्छे किस्म के यहाँ पे जौ का प्रमाण मिलता है। जल निकासी प्रणाली का यहाँ पे अभाव देखा जाता है। रोपड़ देख लेते हैं, तो रोपड़ आज का पंजाब में पड़ता है, जो कि सतलज नदी के किनारे है। तो यहाँ पे ये मिलता है कि मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाया गया है, ऐसा साक्ष्य मिलता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सब पूर्व जन्म में मानते होंगे, है ना, यानी कि जो आने वाला जो है अगला जन्म, उसमें मानते होंगे ये सब। इसीलिए जो मृतकों के साथ उनके पशु या फिर पसंदीदा चीजों को दफना दिया जाता था, ताकि लोगों में विश्वास था कि जो अगला जब जन्म लेगा तो ये उसके साथ मिल जाएगा। ये बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान में स्थित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हड़प्पा को समझते हैं। ये पंजाब में पड़ता है, और अभी वो पंजाब जो भी पाकिस्तान में है, और रावी नदी के किनारे पड़ता है। ये क्या है, यहाँ पे तो 6-6 की कतारों में अन्नागार मिलती है। यहाँ पे कांस्य की गाड़ी मिलती है, जो कि बैलगाड़ी मिलती है, जो कि कांसा का होता है। और R37 कब्रिस्तान मिलता है यहाँ पे। मोहनजोदड़ो को देख लेते हैं, तो सिंध में पड़ता है, वो भी पाकिस्तान का इलाका है, सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से आपको विशाल अन्नागार मिलता है, विशाल स्नानागार मिलता है, विशाल अन्नागार मिलेगा। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति रहती है, जो कि लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई जाती है। लॉस्ट टैक्स, ये पता वैक्स क्या होता है, कि एक ढांचा रहेगा, उसके अंदर मोम को डाल दिया जाता है। मोम का ढांचा रहेगा, उसमें जो कांसा पिघला के डाल दिया जाएगा, मूर्ति बन जाती है। उसे वो कहते हैं लॉस्ट वैक्स तकनीक। यहाँ पे पुरोहित की मूर्ति मिलती है, सिंध से ही, और सूती कपड़ा का यहाँ पे जानकारी मिलता है। ठीक है। शनहुदोड़ की बात करते हैं, तो ये भी सिंध में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान का इलाका है, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। एकमात्र दुर्ग रहित नगर था ये। यहाँ से मनके यानी कि बीड्स बनाने के कारखाने प्राप्त होता है,
और लिपस्टिक के साक्ष्य मिलता है सबसे पहला बार, चनहुदुओं से मिलता है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे पैर ऐसा लगता है कि एक कुत्ता जो बिल्ली का पीछा करते हुए पीछे से कुत्ता जा रहा है, ऐसा यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। एक आता है सूतकांगे दौर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, दस्त नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ पे तटीय व्यापारिक नगर मिलते हैं, बेबीलोन से व्यापार का केंद्र यहाँ पे मिलता है, पता लगता है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नत के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करते हैं। यहाँ पे ये बताता है कि जो हमारा पहले का सभ्यता था वो कितना उन्नत था, कितना टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। ठीक है, आर्थिक जीवन को देख लेते हैं कि इस समय का आर्थिक जीवन कैसा था। यहाँ लोग जीवन यापन करने के लिए क्या खाते थे, क्या व्यापार करते थे, वो सब समझते हैं। एग्रीकल्चर की सबसे पहले बार देखें तो यहाँ पे महत्वपूर्ण फसल क्या थी, तो गेहूं थी, जौ थी। राई, जौ, गेहूं, मटर, तिल, सरसों, कपास, ये सब लोग यहाँ पे खेती किया करते थे, खाते पीते थे। इसके अतिरिक्त राई होता था, मटर, तिल, सरसों, ये तो बता दिए। कपास का उत्पादन का श्रेय सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा था। ठीक है, यूनानी लोग इसको क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। दूसरी बात देखते हैं पशुपालन में कौन कौन से जानवरों को पालते थे, तो गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गई, बकरी हो गए, बैल हो गए, कुबड़ वाला सांड हो गया। ठीक है, और सूट कोतदा से प्राप्त होता है घोड़े की अस्थियां। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग घोड़ों से भी जानकारी वो थे, परिचित थे, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ है, बस अस्थि मिला था और सूट कोतदा से ही। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, तो कुबड़ वाला बैल का यानी कि सांड का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और आगे देखते हैं व्यापार और वाणिज्य यानी कि ट्रेड्स के बारे में। तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार उन्नत थे और यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, बार्टर सिस्टम चलता था, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन इस समय नहीं था। बार्टर सिस्टम समझ लेते हैं क्या होता है, कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का फेरबदल कर लेना। ठीक है, मान लो किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, तो आपस में फेरबदल कर लेंगे जिसको जिसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा को मेहुला कहा गया है, ये शब्द याद रख लेंगे। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोगों ने क्या कहते थे, वहां के लोग हड़प्पा को मेहुला कह के बुलाते थे। आगे बात कर लेते हैं, तो मेसोपोटामिया कहाँ पड़ती है, तो आज के ईरान वाले इलाका में पड़ जाता है, मतलब सेंट्रल एशिया में पड़ जाता है। अब यहाँ पे आता है कि कौन कौन सी वस्तुएं आयातित होती थी, मंगाया जाता था। तो तांबा हो गया, टीन हो गया, सोना, लाजवर्द जो पत्थर होती थी वो सब मंगाया जाता था। तांबा तो खेतरी राजस्थान और ओमान से मंगाया जाता था। टीन जो होता था अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सोना कोलार यानी कि कर्नाटक और फारस से मंगाए जाते थे। लाजवर्द पत्थर जो होते थे वो अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। अफगानिस्तान में एक पहाड़ी है बदख्शा की पहाड़ियां, वहां ये पत्थर ज्यादा होता था। माप तौल की बात करते हैं तो माप तौल में 16 के गुणांक पे चलता था, मतलब कि 16 का यूनिट पे चलता था। जैसे कोई भी चीज होगा ना तो 16 के ही गुणक में चलेगा, 16, 32, 64, 160 ऐसे चलेगा। अब बाट मुख्य रूप से चार्ट यानी कि पत्थर से बने होते थे, जो बटखारे होते थे, ये देख सकते हो। ये 16 के अनुपात में काम करते थे। ठीक है, माप तौल की पद्धति भी यहाँ क्या थी, तो उन्नत थी। तराजू थे, माप की इकाइयां हुआ करती थी, ये सब होता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये सभ्यता काफी उन्नत था, काफी महान था। ये आपको आर्थिक जीवन के बारे में समझ लिया। अब आता है सामाजिक और धार्मिक जीवन समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यहाँ पे देखते हैं ये बात है कि सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यह समाज जो था मात्र सत्तात्मक की ओर दर्शाता है, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी संख्या में मात्र देवी की मूर्तियां मिलती है, जिसको टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, समाज वर्गों में विभाजित था, जिसमें पुरोहित वर्ग थे, व्यापारी वर्ग, योद्धा वर्ग और श्रमिक वर्ग थे यहाँ पर। ठीक है, पुरोहित यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यहाँ भी मिलता है, लेकिन नाम अलग अलग है। पुरोहित वर्ग हुआ करते थे, व्यापारी, योद्धा वर्ग हुआ करते थे और श्रमिक वर्ग हुआ करते थे। रिलीजन्स की बात देख लेते हैं, धार्मिक प्रथाएं। तो पशुपतिनाथ की यहाँ पे मुहर मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में एक त्रिमूर्ति पुष्प ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। पुरुष जो त्रिमुखी
पुरुष जो हैं, जैसे कि ध्यान मुद्रा में कौन बैठते हैं, तो शिव जी तो बैठते हैं, और उनके आसपास बहुत सारे पशुओं का चित्र बना हुआ है, जिनको पशुपति नाथ के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं, जो कि भगवान शिव से जोड़ के देखते हैं। ठीक है, इनके चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और पैरों के पास दो हिरन बैठते थे। यानी कि यहाँ पे आपको एक और चीज मिल जाएगा कि एक सिंग वाला हिरन भी मिलेगा। इसे मार्शल ने आद्य शिव कहा है। आद्य शिव मतलब कि भगवान शिव से जोड़ करके देखा है। ये लोग प्राकृतिक पूजक थे। यहाँ से अग्नि कुंड का भी प्रमाण मिला है। यहाँ पीपल के वृक्ष, नाग, जल और की पूजा होती थी। अग्नि कुंड यहाँ पर देख रहे तो लोथल और कालीबंगन से वैदिक काल जैसी अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं, कालीबंगन से मिले हैं। अंतिम संस्कार यहाँ पर कैसी होती थी, तो पूर्ण समाधिकरण होती था और आंशिक समाधिकरण होता था और दाह संस्कार, ये तीनों प्रकार के होते थे। ये क्या होता था, संपूर्ण पूर्ण समाधिकरण तो सब को पूरी तरह से मिट्टी में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण क्या होता था, तो सब के कुछ अंग को ही मिट्टी में दफनाया जाता था। और दाह संस्कार तो शव को जलाकर अस्थियों को एकत्र करके दफनाया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि शवों के सिर उत्तर की ओर और पैर जो होता था वो हमेशा दक्षिण की ओर होता था। सिर किधर होता था, उत्तर की ओर, पैर हमेशा दक्षिण की ओर दर्शाता था। मातृ देवी की पूजा करते थे, विशेष महत्व था। मुहर पशुपति नाथ का अंकन मिला हुआ है। प्राकृतिक और अग्नि का पूजा करते थे। ठीक, आगे बढ़ते कला और लिपि को समझते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। जरूर लाइक करें, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद अगला कोई वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं। आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, या पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। चलिए देखिए, कला और लिपि के बारे में समझते हैं। स्क्रिप्ट कैसी थी, तो सिंधु घाटी की स्क्रिप्ट कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक था। ठीक है, पिक्टोग्राफिक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। लिखने की पद्धति कैसी थी, तो बोस्त्रोफेदन थी। बोस्त्रोफेदन जो कि बाई से दाई की ओर लिखा जाता था। बाएं से दाएं यानी कि ऐसे लिखा जाता था, यहां से ऐसे शुरू होता था, फिर ऐसे लिखा जाता था, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसको कहते हैं बोस्त्रोफेदन। ये ऐसा लिपि था। इसमें क्या होता था कि दाई से बाई ओर गया, फिर से बाई से दाई ओर आया, ऐसा यहाँ पे होता था। ठीक है, दाया से क्या होता था, ऐसे बाया ओर गया, फिर से ऐसे आया, मतलब ऐसा नहीं कि इधर से छोड़े गया फिर इधर चालू हुआ फिर इधर से, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, पहले राइट से लेफ्ट की ओर गया, फिर से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ऐसे चलता था। ठीक है, ये लिपि हुआ करता था। इसको वस्त्रोफेदन लिपि कहते हैं। मुहरों को देख लेते हैं, तो सिल खड़ी की मुहरें बनी होती थी, वर्गाकार होती थी और आयतकार स्ट्रक्चर में बना हुआ था। इन पर उत्कीर्ण चित्रों में एक श्रृंग यानी कि यूनिकॉर्न बैल नहीं, एक सिंह वाले गेंडा दिखाया गया है, या एक सिंह वाले हिरन आप कह सकते हो, चित्र बनाई गई है, ये देख सकते हो ये। ठीक है, एक सिंह वाले हिरन या एक सिंह वाले गेंडा आपको मिल जाता है। मुहर किस चीज की बनी होती, तो हमेशा सेल खड़ी की बनी होती थी, वर्गाकार आयतकार होती थी, पशु का चित्र अंकन होता था, और पीछे की ओर उभरा हुआ जैसे बटन होता था, जैसे ऐसा करके वहां पे चिपका देने का। मृदभांड को समझ लेते हैं, तो लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। मृदभांडों पर इसे ब्लैक ऑन रेड वेयर कहते थे। काला चित्रित लाल मृदभांड भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो काला चित्रित लाल मृदभांड कहते हैं, मतलब कि लाल रंग के मृदभांड पर काले रंग का चित्र का अंकन किया हुआ है। और मृदभांडों पर ज्यामितीय आकृति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मानव आकृतियां बनाई जाती थी। सिंधु लिपि आज भी रहस्यमय हुई, क्योंकि इसको पढ़ी नहीं जा सकी है। मुहरें व्यापार, प्रशासन और पहचान का माध्यम बनती है। ठीक है, मुहर से आपको पता चलता है कि यहाँ व्यापार होती थी, ये सब का पहचान होता है। मृदभांड से उनकी कला, सौंदर्य बोध और तकनीक का ज्ञान मिलता है। धातु कला, जो मूर्ति से क्या मिलता है, तो धातु कला उनकी उन्नत तकनीक और कलात्मक कौशल का उत्तम उदाहरण माना जाता है। धातु में कौन कौन सा रहता था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो लोस्ट वैक्स कास्ट टेक्निक से कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थी।
अब उसके पहले हम बता चुके हैं कि कैसे बनता था, ये तकनीक क्या है। यह तकनीक अत्यंत उन्नत और कुशल धातु कला का प्रमाण दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, पतन के कारण समझते हैं। एक समय था कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी, लेकिन धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। पतन का कारण क्या है समझते हैं। बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। जिसे बाढ़ को मानते हैं, आर्यों के आक्रमण को मानते हैं, जलवायु परिवर्तन व सूखा को मानते हैं, और कहा जाता है कि टेक्टोनिक डिस्टरबेंस हुआ था। ठीक है, अलग अलग जो इतिहासकार हैं अलग अलग प्रमाण देते हैं, अलग अलग बात को मानते हैं। जैसे बाढ़ को कौन मानते हैं, यह देखिए सर जॉन मार्शल मैके, एस आर राव बाढ़ को इसके पतन का मुख्य कारण मानते हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल के लिए यह मत सबसे अधिक है। मोहनजोदड़ो और लोथल के लिए देख, दूसरा बात देखते हैं तो एक आते हैं आर एल बिलर और एक आते हैं कि गॉर्डन चाइल्ड। ये दोनों मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, इस वजह से पतन की ओर ये जो सभ्यता थी मुड़ गई। तो यहाँ देख सकते हैं ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर कहने का मतलब जो होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक इस मत को खारिज करते हैं, क्योंकि किसी भी युद्ध या विध्वंस से स्पष्ट पूरा जो है कि पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं यहाँ से कि युद्ध ये सब भी हुआ था। ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, इसीलिए इसको खारिज किया जाता है आज की तुलना में। जलवायु परिवर्तन और सूखा को समझते हैं तो दो वैज्ञानिक होते हैं, यानी कि दो इतिहासकार होते हैं, जिसका नाम है ऑरेल स्टीन और एक और है अमलानंद घोष। ये दो ऐसे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि हाँ जलवायु परिवर्तन व सूखा क्लाइमेट चेंज जो है इस सभ्यता के अंत यानी कि पतन का कारण बनती है। हालिया वैज्ञानिक शोध भी कमजोर मानसून और नदियों के मार्ग बदलने का पतन का मुख्य कारण मानते हैं, क्योंकि पता होगा कि उस समय सरस्वती नदी क्या हुई थी, सूख गई थी, और ऐसे ऐसे कई नदियां जो है सूख गई थी, जो कि सभ्यता के अंत का कारण बनता है। चौथा बात देखते हैं तो यहाँ पे आता है भूगर्भिक परिवर्तन यानी कि भूकंप, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के कारण। इसमें क्या मानते हैं तो एम आर साहनी और राइक्स जो मानते हैं वो कहते हैं कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुआ था। इससे क्या होती थी कि बस्तियां उजड़ गई और जल आपूर्ति एवं कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई, जिससे वहां का लोग क्या हुए थे, पलायन किए थे, कुछ तो मर गए थे। निष्कर्ष क्या निकलता है तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बहुकारणिक है था, मतलब कि मल्टी कौजल था। बहुत सारे कारण थे, कोई एक कारण नहीं थे। बाढ़ हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, भूगर्भिक परिवर्तन, नदियों के मार्ग बदलना, आर्थिक कारण और संभवतः बाहरी आक्रमण, सभी कारणों ने मिलकर इस महान सभ्यता के विघटन की भूमिका निभाई थी। ये वीडियो जो है अगर आपको पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक करें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, दूसरा वीडियो आपको देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब इसमें 2024 से 26 में क्या क्या करंट मुद्दा चला है, क्योंकि एग्जामिनर जो है जैसे यूपीएससी, बीपीएससी या जितने भी पीसीएस एग्जाम है वो करंट मुद्दा को देखते हैं, तो करंट मुद्दा को भी इसमें इस नोट्स में हम इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे खोज 2024-25 में मोरोध्रो यानी मोरोध्रो की खोज होती है। गुजरात के कच्छ जिले में पाया जाता है, धौलावीरा के पास मिलता है। 2024-25 में इसकी खोज होती है। खोजकर्ता कौन थे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और भारतीय पुरातत्वविद की संयुक्त टीम ने इस जगह को खोजा था। सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जी के परिपक्व के से उत्तर हड़प्पा काल में का माना जाता है। विशेषताएं इसको अगर देख ले तो यह एक गढ़बंद यानी कि स्थल है। गढ़बंद कहने का मतलब यह है कि फोर्टिफाइड है। ये दुर्ग की दीवारें, आवासीय संरचनाओं और मनके बनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। महत्व देख लेते हैं तो यह खोज हड़प्पा सभ्यता के समुद्रिक व्यापार, शहरी योजना और कक्ष क्षेत्र में इसके विस्तार पर नए प्रकाश को डालती है। तो ये मुद्दा बना हुआ था और आने वाले एग्जाम में शायद पूछेगा, शायद क्या पूछ ही लेगा अगर इससे प्रश्न आते हैं तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। प्रमुख बिंदु को समझते हैं तो यह स्थल धौलावीरा से लगभग 17 से 20 किलोमीटर दूर पे पाई गई है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य बताते हैं कि यह स्थल समुद्री व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। ठीक है, यह खोज सिंधु सभ्यता के अध्ययन में एक नया अध्याय जोड़ देती है। ठीक है, गुजरात में देख सकते हो सब इलाका आपको दे दिया गया है। राखी गढ़ी कंकालों का
एएसआई और हस्तांतरण, जो कि जून 2026 में न्यूज में बना रहा कि क्या होता है, राखी गढ़ी में कंकाल से रिलेटेड कुछ आया है। तो यहाँ पे देखा गया राखी गढ़ी में कि मृदा की संख्या 7, हिसार जिला जो कि हरियाणा में पड़ता है, राखी गढ़ी भी तो हरियाणा में ही उससे रिलेटेड है। घटना को समझते तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एआईएसआई ने जून 2026 में राखी गढ़ी से खोदे गए 500 साल पुराने मानव के कंकाल 5000 साल पुराने मानव के कंकाल और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सौंपा। इसमें क्या होता है, तो एंथ्रोपोलॉजिक्स सर्व ऑफ इंडिया, इसको एएनएसआई कोलकाता को मतलब कि सौंप दिया गया ताकि उसको परीक्षण कर सके, आप उसको देख सके कि क्या मामला है। उद्देश्य क्या है, तो कंकालों को विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन से उनके अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, स्वास्थ्य, आहार, जीवन शैली और जनसंख्या संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, महत्व क्या हो गया, तो यह अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की मानव शास्त्रवीय समझ को गहरा करेगा और भारतीय उपमहाद्वीप में मानव इतिहास को समझने में मदद करेगा। तो और भी बहुत सारे ऐसे न्यूज में बने हुए थे। अन्य हालिया संशोधन को समझ लेते हैं जरा सा कि और क्या क्या बातें आई है निकल कर। तो ऐसा पूछने का संभावना रहेगा आने वाले एग्जामों में, क्योंकि बना हुआ है अभी सब न्यूज में। तो ये आता है कि घग्गर हकरा नदी पर नए शोध हुए हैं 2024 में उपग्रह से, यानी कि सैटेलाइट के द्वारा। तो उपग्रह चित्रों और भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि यह नदी कभी साल भर बहती थी, जो सिंधु सभ्यता के विस्तार को समझने में सहायक है। पहले यानी कि साल भर बहती थी, लेकिन समय के साथ क्या होता है कि अपना रास्ता बदल लेती है और ये नदी सूख जाती है। और डीएनए की प्राचीनतम डीएनए अध्याय 2025 में समझते हैं अध्ययन होता है। तो कई अंतरराष्ट्रीय शोधों से सिंधु घाटी के लोगों की अनुवांशिक संरचना और उनके प्रवास के पैटर्न पर नई जानकारियों प्रकाश में आई है। और एएसआई मतलब कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पहल 2026 में होता है। तो इसमें बताया गया है कि एएसआई ने हड़प्पा स्थलों के 3D स्कैनिंग और डिजिटल आर्काइव के लिए नई परियोजना शुरू की है, जिससे संरक्षण और शोध को बढ़ावा मिलेगा और नई नई जानकारियों को खोजा जाएगा, जो कि इतिहास को बदल सकता है। ठीक है, नवीनतम करंट अफेयर्स और अनुसंधान को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। वीडियो को बड़ा तो बनाए हैं, लेकिन बहुत सारा इसमें आपको जानकारी दिया गया है, जो कि करंट से भी है। इतिहास तो पूरी अच्छे से समझ लिए हैं, लेकिन जो करंट्स का मुद्दा जो है, रिसेंट का मुद्दा जो है, डिस्कवरीज, वो सभी को ऐड किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं प्राचीन डीएनए और पूरा रोग विज्ञान अध्ययन। यहाँ पे क्या कहता है, तो कंकालों के प्राचीन डीएनए का विश्लेषण और रोगों का अध्ययन यहाँ पे हो रहा है। हड़प्पा वासियों के मूल वंश यानी कि एंसेस्टर्स, खान पान, आदतें, प्रवसन पैटर्न और बीमारियां, महामारियों को पता लगाया जा रहा है उनके डीएनए से, है ना। इससे पता चलेगा कि रियल में कौन कौन सी बीमारियां उस समय थी जिसके कारण सभ्यता का पतन हुआ। महत्व समझ लेते इसके, इससे हमें उस समय के मानव जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना के वैज्ञानिकों की समझ मिलेगी। राखी गढ़ी से विशिष्ट अभिजात वर्ग का साक्ष्य मिला है उत्खनन में, जो कि 25-26 के दौरान हुआ है। राखी गढ़ी टीला नंबर 3 हरियाणा में पड़ेगा। पक्की ईंटों से बनी दीवार, ऊंचे प्लेटफॉर्म, ऊंची संरचना मिली है। जैसे इसमें 3000 से प्लस बिना पॉलिश किए हुए अर्ध कीमती रत्न एवं स्वर्ण भट्टी यहाँ से मिला है। निष्कर्ष निकलता है कि यह कुलीन या अभिजात वर्ग का निवास स्थल था और यह एक बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक हब था, क्योंकि यहाँ से सोने का भट्टी मिल रहा है ना, सोना को डिजाइन करने का, गोल्ड का, मन का अर्ध कीमती रत्न यहाँ से मिल रहे हैं, पक्की ईंटों की दीवार मिल रहे हैं। तो इससे ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। फिर सिंधु सरस्वती मानसून थ्योरी आईआईटी खड़गपुर और अन्य संस्थान के द्वारा यहाँ पे दिया गया है कि हालिया जलवायु अध्ययन के द्वारा बताया गया है मुख्य निष्कर्ष कि हड़प्पा वासियों ने सूखे की लंबी अवधि से निपटने के लिए धान और बाजरे जैसी फसलों की खेती करना शुरू कर दिए थे। और फसल विविधीकरण समझते हैं कि यहाँ पे धान, बाजरा, गेहूं ये सब उगाया जाता था। फसल विविधीकरण ने उनके उत्तर हड़प्पा काल के ग्रामीण जीवन में बदलने को प्रेरित किया था। अन्य महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं
नई नई शोध होती है और नई नई बातें निकल के आती है, सभी को जानना बहुत जरूरी है, अपडेट रहना बहुत जरूरी है। नई शोध पुस्तक 24-25 में होता है, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता पर कई नई पुस्तक प्रकाशित हुई है जिनमें नवीनतम खुदाई वैज्ञानिक अध्ययन को निष्कर्ष शामिल किया गया है। दांतों और हड्डियों के आइसोटोप विश्लेषण से खान पान, जल स्रोत और भौगोलिक गतिशीलता का पता लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देते तो भारत और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग से हड़प्पा स्थल पर बहुविषयी अनुसंधान को बढ़ावा मिल रहा है और 3D स्कैनिंग, जीआईएस मैपिंग और एआई आधारित विश्लेषण से स्थलों के संरक्षण और अध्ययन में क्रांति आ रही है। समझते हैं थोड़े और जो करंट में मुद्दा बना हुआ है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बीपीएससी से रिलेटेड कुछ शब्द को जोड़ के देखते हैं तो ये आपको मिल जाता है। बिहार में प्रत्यक्ष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता से कोई स्थल नहीं मिला है क्योंकि यह सभ्यता मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत तक ही सीमित था, लेकिन बिहार के कुछ नवपाषाणिक और ताम्रपाषाणिक स्थलों से प्राप्त साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और उत्तर हड़प्पा काल के व्यापारिक संपर्कों को दर्शाते हैं। जैसे कि चिरांद को हम समझेंगे जो कि अभी के बिहार के एक सारण जिला में पड़ता है। चिरांद यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है तो नवपाषाणिक एवं ताम्रपाषाणिक स्थल, गंगा नदी के किनारे स्थित ताम्र उपकरण, हड्डी के औजार, मृदभांड ये सब प्राप्त होते हैं। एक आता है चेचर जो कि वैशाली में पड़ता है। तो नवपाषाणिक ताम्रपाषाणिक स्थल यहाँ से मिल जाता है आपको, ताम्र उपकरण मिल जाते हैं, उनके मनके मिल जाते हैं, मृदभांड और आभूषण मिलते हैं। कहाँ तो चेचर वैशाली में। और सेनुआर यानी कि सासाराम में जगह पड़ता है सेनुआर जो कि ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से आपको ताम्र उपकरण मिल जाते हैं, चाक बनाने पर बने मृदभांड मिल जाते हैं और पत्थर के औजार यहाँ से प्राप्त होते हैं। आज का ये वीडियो जो है यहीं तक रहने वाला है। ये बीपीएससी के लिए कुछ स्पेशल फैक्ट था जो कि आने वाले एग्जामों में पूछी जा सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें। मानते हैं वीडियो थोड़ा लंबा बना लेकिन काफी इंफॉर्मेशन वाला बना है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट करें।